सोचिए एक ऐसा रेप और डबल मर्डर जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक शामिल हों। पुलिस और सीबीआई ने मिलकर मर्डर को सुसाइड बता दिया। परिजनों की गैर मौजूदगी में उसी रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम ने साफ कहा, यह रेप और मर्डर है, लेकिन आरोपी इतने रसूखदार थे कि सीबीआई की मांग के बावजूद ब्लड सैंपल तक नहीं दिया गया। जब पीड़िता का भाई इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा था, वो रास्ते से गायब हो गया। लौटा तो आज तक चुप है। ये कोई फिल्म नहीं, बिहार के सबसे रहस्यमयी केस की सच्चाई है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे समाज में हमारे आसपास हर दिन कई तरह के जुर्म होते हैं, जिनमें कई ऐसे संगीन मामले भी शामिल होते हैं जिन्हें दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक वारदात थी बिहार का चर्चित शिल्पी गौतम मर्डर केस, या कहें सुसाइड, जिसे आज से 26 साल पहले अंजाम दिया गया था। ये बात 1999 की है। बिहार की राजधानी पटना में रहती थी शिल्पी जैन, जो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश थी। वो मिस पटना भी थी। एक दिन वो रिक्शा में बैठकर अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड गौतम सिंह का एक दोस्त रास्ते में मिल गया। उसने शिल्पी को इंस्टीट्यूट छोड़ देने की बात कही। चूंकि शिल्पी उस लड़के को गौतम की वजह से पहले से ही जानती थी, लिहाजा वो उसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। लेकिन वो लड़का शिल्पी को इंस्टीट्यूट ले जाने की बजाय पटना के बाहरी इलाके में मौजूद फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस ले गया। जब शिल्पी ने उस लड़के से वहां जाने की वजह पूछी तो उसने कहा कि गौतम भी वहीं पर मौजूद है। गौतम के वहां मौजूद होने की बात सुनकर शिल्पी शांत हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि गौतम को वह लड़का कैसे जानता है। तो बात 1999 की है और सीएम की कुर्सी तब राबड़ी देवी संभाल रही थी। ऐसे में पटना का एक एनआरआई परिवार का लड़का गौतम सिंह जानता था कि बिहार में नेता बनना है तो साधु यादव के सहारे ही राजनीति में एंट्री मिल सकती है। उसका पूरा परिवार और पिता बीएन सिंह विदेश में रहते थे और वह अकेला यहाँ पटना में रहता था। साधु यादव से गौतम सिंह की अच्छा खासी जान पहचान थी। गौतम की दोस्ती पटना के एक बड़े कपड़ा कोराबारी उज्ज्वल जैन की बेटी शिल्पी जैन से थी। उम्र वह भी केवल 23 साल। इसी दौरान शिल्पी के वहां पहुंचने की जानकारी गौतम सिंह को मिली, क्योंकि गौतम जानता था कि वाल्मी गेस्ट हाउस की पहचान अय्याशी के अड्डे के रूप में होती है और वहां कई तरह के गलत काम होते हैं। अब यहां से कहानी जो भी है वह केवल सुनी सुनाई है। कहानी की माने तो पहला थ्योरी ये है कि गौतम जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि शिल्पी के शरीर पर कपड़े नहीं है और वह रो रही है। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं। लेकिन दूसरा थ्योरी की माने तो कहा यह भी जाता है कि गेस्ट हाउस के अंदर का मंजर देखकर गौतम के होश उड़ गए। वहां एक कमरे में कई लोग शिल्पी की असमत लूटने की कोशिश कर रहे थे। गौतम शिल्पी को बचाने की कोशिश करने लगा। दोनों मिलकर उन दरिंदों का विरोध करने लगे, लेकिन उन वहशी लोगों के सामने उन दोनों की एक नहीं चली। बताया जाता है कि पहले वहां शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उधर जब देर तक शिल्पी इंस्टीट्यूट से घर नहीं पहुंची तो वे लोग परेशान हो गए और उसके दोस्तों और जानने वालों को फोन करने लगे, मगर उन्हें शिल्पी की कोई खबर नहीं मिली और गौतम का भी कोई पता नहीं था। थक हार कर शिल्पी के घर वाले पुलिस के पास जा पहुंचे, मगर अगले रोज तक भी पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। और फिर 3 जुलाई 1999 का दिन था। रात के 9 बजे थे। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान थाना इलाके में आने वाले एक बड़े बंगले में 2 लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस उस बंगले पर पहुंची तो गैराज में खड़ी एक मारुति कार से 23 साल की युवती और करीब 28 साल के युवक की लाशें बरामद हुई थीं। उनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। युवक की शिनाख्त गौतम सिंह के तौर पर हुई। वह एनआरआई बीएन सिंह का बेटा था। उसे राजनीति करना पसंद था। यही वजह थी कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव का करीबी था। जबकि युवती की पहचान पटना में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्ज्वल कुमार जैन की बेटी शिल्पी जैन के रूप में हो गई थी। मौके पर पुलिस ने पाया कि गौतम के शरीर पर ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, जबकि शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट थी, वो भी गौतम की। जिस बंगले के परिसर में लाश समेत वो कार खड़ी मिली थी वह गौतम का ही घर बताया जा रहा था। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो शिल्पी के पिता इधर बेटी के घर वापस नहीं आने पर पुलिस के पास पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है और इसके आधार पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है। वहां गैराज में गौतम की सफेद कार उन्हें मिलती है, जिसमें गौतम और शिल्पी की लाश पड़ी थी। इसी बीच साधु यादव वहां अपने तमाम समर्थकों के साथ आ जाते हैं। अब सवाल यह था कि दोनों ने आत्महत्या की थी या वे दोनों किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए थे। इसी बात को लेकर देर रात तक पटना पुलिस के आला अधिकारी मगजमारी करते रहे।
लेकिन जैसे जैसे प्रारंभिक जांच आगे बढ़ी तो इस मामले की तार तत्कालीन सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं से जुड़ने लगे थे। यही वजह थी कि पहली नजर में पुलिस ने इसे प्रेमी प्रेमिका की आत्महत्या से ज्यादा कुछ नहीं माना। पुलिस अधिकारी अभी इस मामले की पहली तफ्तीश कर चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि इस वारदात को लेकर चौतरफा शोरगुल शुरू होने लगा। यह मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से तूल पकड़ रहा था, लिहाजा पुलिस ने फौरन दोनों लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हालांकि गौतम का परिवार उस वक्त विदेश में था। पुलिस उस कार को ड्राइव करके थाने ले गई जिसमें लाशें मिली थीं। इसकी वजह से उसमें मौजूद अधिकतर फिंगरप्रिंट भी मिट गए थे। पुलिस इस मामले में इतनी तेजी दिखा रही थी कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के ही उसने इस वारदात को खुदकुशी का मामला करार दे दिया था। पुलिस पर ना जाने ऐसा कौन सा भूत सवार था कि रात में दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद फौरन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, जबकि गौतम के परिवार से वहां कोई मौजूद तक नहीं था। लाशें और अधिकतर सबूत पुलिस ने खुद ही खत्म कर दिए थे, लेकिन जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आईं, तो इस मामले से जुड़े सभी पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी और पुलिस के तमाम दावों को झुठला रही थी। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शिल्पी जैन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके कपड़ों पर वीर्य के जो दाग थे वे एक से ज्यादा लोगों के थे। उन दोनों के जिस्म पर खरोंचे जाने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने से इस मामले ने और भी तूल पकड़ लिया था। अखबारों में इस मामले से जुड़ी खबरें सुर्खियों में थीं। अब इस वारदात के पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री के भाई साधु यादव का नाम आने लगा था। यही वजह थी कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर पहले दिन से ही दबाने में जुट गई थी। साधु यादव के नाम को लेकर विपक्षी ने सीएम राबड़ी देवी पर धावा बोल दिया था। सदन में उन्हें घेरने की तैयारी चल रही थी। इस केस में साधु यादव के साथ साथ 2 सांसदों और कुछ विधायकों के भी नाम चर्चा में आ गए थे। लिहाजा इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन करने लगे थे। पूरे राज्य में इस घटना को लेकर बातें होने लगी थीं। मामला बढ़ता देख प्रदेश की राबड़ी देवी की सरकार ने अंत में 2 महीने बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान सीबीआई ने सीएम के दबंग भाई साधु यादव से डीएनए के लिए ब्लड सैंपल की मांग की थी, लेकिन साधु यादव ने सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया था। असल में सीबीआई शिल्पी के डीएनए का मिलान साधु के डीएनए से करना चाहती थी ताकि सबूत और सुराग जुटाए जा सकें, लेकिन 4 साल तक चली सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। उस वक्त सीबीआई ने एक तत्कालीन सांसद से कई दफा पूछताछ की थी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद सीबीआई ने आखिरकार 1 अगस्त 2003 को अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और इस केस को खुदकुशी बताकर बंद कर दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोनों ने जहर खाकर जान दी है और शिल्पी के कपड़ों पर मिले वीर्य के निशानों को पसीना बताया गया था। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बिहार पुलिस पहले ही बना चुकी थी, मगर सीबीआई की जांच और रिपोर्ट से शिल्पी के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शिल्पी का भाई प्रशांत इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा। वो इस केस को रीओपन कराने के लिए भागदौड़ करता रहा। इसी बीच 2006 में अचानक प्रशांत को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने भी उसके अपहरण की बात को सच बताया था, लेकिन अचानक वो 2 दिन बाद लौटकर वापस घर आ गया था। इसके बाद उसने इस केस को लेकर कभी मुंह नहीं खोला। पुलिस भी पता नहीं लगा सकी कि उसका अपहरण किसने किया था। इस केस से जुड़े कुछ संजीदा सवाल है, शायद इसका जवाब आपके पास हो तो हमें भी कमेंट कर बताइए। क्या वाकई ये वारदात हत्या नहीं, सुसाइड थी? इस वारदात के लिए कौन दोषी था? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया था? 2006 में शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया था? बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाशें होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी? पुलिस के ठीक बाद मौका-ए वारदात पर साधु यादव कैसे पहुंच गया था? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब अगर तलाश किया जाए तो पता चल सकता है कि आखिर शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत का सच क्या था। फिलहाल 2006 के बाद ना तो किसी ने इस केस की बात की और ना ही ये मामला किसी जबान पर आया। अब ये कहानी सिर्फ एक खुदकुशी का मामला बनकर पुलिस और सीबीआई की फाइल ने भी दम तोड़ चुकी है। खैर, हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।